नमस्कार, मैं वत्सला सिंह आज VOA इंडिया से महाराष्ट्र के पुणे शहर में आई हूँ। यहाँ आज महाविकास अघाड़ी की एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें स्पेशली राहुल गांधी आए। महाविकास अघाड़ी एक अलायंस है जो शरद पवार के NCP, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बनी है, जो कि मोदी सरकार को हराना चाहती है और इस साल महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना चाहती है। और एक माहौल बना हुआ था यहाँ पे, बहुत लोगों से बातें की, चर्चा की, जाना उनके मन में क्या चल रहा है, आने वाले इलेक्शन में किसको वो वोट देने वाले हैं। कैसा माहौल होगा पता नहीं था, मगर यहाँ बहुत जश्न मनाया जा रहा है। तो ऐसी आशा है कि इंडिया के लोग आएंगे जीत के और मोदी सरकार फिर से नहीं आएगी। जो इतना जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे लग रहा है यहाँ आकर। ये जो महासभा होने जा रही है पूना में, ये आज इलेक्शन के लिए हो रही है, लेकिन इसका बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि आने वाले कल में हाथ बदलेगा। जो नारा लगा रहे तो वैसे ही होने वाला है, क्योंकि अब देश में बदलाव की ज़रूरत है और जो पंजा बदलेगा वो कोई नहीं बदल सकता। हाथ बदलेगा। संविधान को बचाना है तो पंजे को चलाना है। इसके लिए हम सब जमा हुए और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि संविधान बच जाए और भारत बच जाए। आधा तो भारत बिक चुका, जो बचा है उसको बचाने के लिए सब मिलके हाथ लग के पीछे हाथ लगा के ठहरे हुए हैं। मुझे यही कहना है कि अभी बस इंदिरा कांग्रेस ही आएगी और पंतप्रधान राहुल गांधी ही बनेंगे। ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी इच्छा है और ये पूरी होंगी। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हम इनको सुनते हैं। इनके बारे में बीजेपी ने बहुत उल्टा सुल्टा कह दिया है, लेकिन हमने इनकी सभा शिवाजी पार्क में भी अटेंड किया और यहाँ भी देखने आए कि वो जो उन्होंने जो बताया वैसे नहीं है। एक सक्षम नेता है और इनके सिवा देश को पर्याय नहीं है, क्योंकि वो आज के मुद्दे उठाते हैं और सभी सामान्य लोगों को उनके हित में सोचते हैं। और हमको विश्वास है कि करेंगे तो यही कुछ करेंगे, क्योंकि 10 साल में जो हम बर्बादी देख रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। अभी ये देश को विकास जरूर करेंगे। राहुल गांधी की गारंटी। बेसिकली शिवसेना का स्टैंड जो है इस बार इस इलेक्शन में बहुत ही ज्यादा क्लियर है। ये लड़ाई जो है ये किसी और लोकसभा इलेक्शन की तरह शिवसेना नहीं देखती। शिवसेना इसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर, जो एक अनडिक्लेयर्ड जिसे हम इमरजेंसी कह सकते हैं, उससे हम लोग डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक नकली हिंदुत्व के जो एक गुब्बारा बनाया गया है आज की जनरेशन के आसपास, जो बुना गया एक षड्यंत्र है, उससे हम लोग डील कर रहे हैं। इलेक्शन जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मोदी साहब ने अपना ताबा मिला है, कि उनके इशारे पे सब चलता है, ऐसा महसूस होता है। कोर्ट भी उनके इशारे पे चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी उनके इशारे पे चलती है। वो जब ऑर्डर देते हैं तो किसी आदमी की तारीख फौरन आती है और किसी आदमी की तारीख लेट होती है। ED के नाम से पूरे देश को भयभीत किया है। छोटे से छोटे आदमी को अगर उसका छोटा मोटा कारोबार रहेगा तो उसको दम दिया जाता है कि अगर तू हमारे पार्टी का काम नहीं करेगा तो तेरे पीछे ED लगेंगी। आज हमारे महाराष्ट्र के अजीत दादा पवार ये इतने डैशिंग लीडर थे, लेकिन वो भी डर के वजह से, ED की डर की वजह से वो भाजपा के पार्टिंबा दे दिए। ऐसे कई लीडर है जो शिवसेना के भी जो टुकड़े किए, ये भी ED के डर से हुए हैं। तो जो ED के नाम से जो चल रहा है ये खत्म होना चाहिए, और ये अगर खत्म करना है हमको तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। 2014 से लेकर 2024 मतलब 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। उनके जो पॉइंट होते हैं, जो कि आपकी बार मोदी सरकार या आपकी बार 400 पार, बस वो पॉइंट देते हैं, करते कुछ नहीं है। राम मंदिर बनाया, स्वागत करते हैं, पर वोट के लिए क्यों जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं? ये अच्छी बात नहीं है ना। किसान के बेटी हूँ और एक किसान की समस्या मुझे पता है कि गैस का भाव है और किसान की वो राशन का है और सब कुछ। एक कागज पे एक पेन की शाही में लिखा है हिंदू और पेन की शाही में लिखा है मराठा किंवा मुस्लिम, पर एक लड़के में, हिंदू के लड़के में और मुस्लिम के लड़के में कुछ फर्क नहीं है। पर ये जो सरकार है ना, ये जो सब नेता है ना, ये फूट पाड़ रहे हैं। हाँ, तो उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो नेता हैं, उनको कुछ नहीं होगा। पर इसका परिणाम, इसका प्रॉब्लम जनता पर होती है। देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी
इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके नाम निकालिए, उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम निकालिए। आपको एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप शेम कह रहे हो, मगर 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है जानते हो? आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाख करोड़ रुपया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप किसानों का कर्जा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल कर्जा माफ करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा 24 बार किसान का कर्जा माफ करो, उतना पैसा दे दिया इसने। चौकीदार चोर है। हालात ये है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। पिछड़ों की बात करनी है, दलित आदिवासियों की बात करनी है, ढूंढना है उनको। मजदूरों की लिस्ट में जाके देखो उनको, जो मनरेगा करते हैं वहां जाके देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं वहां जाके देखो। 90% हिंदुस्तान या मनरेगा कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहा है या कहीं सड़क पे मजदूरी कर रहा है। और हिंदुस्तान की पावर स्ट्रक्चर में कहीं नहीं। जिस दिन मैंने ये जाति जनगणना की बात की, उससे पहले रोज नरेंद्र मोदी जी कहते मैं ओबीसी हूं। अच्छा, पहले आप ओबीसी थे? हमने जाति जनगणना की बात की, ओबीसी को सचमुच में अधिकार देने की बात की, आप कहते हो भाई ओबीसी तो है ही नहीं। आप डिसाइड करो आप ओबीसी हो या नहीं हो। हिंदुस्तान में ओबीसी वर्ग है, हाँ या ना? ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। करोड़ों युवाओं को 1 साल की नौकरी, पहली नौकरी पक्की। अभी तो भैया मैंने बात बोली नहीं, अभी आप ताली बजा रहे हो। पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में साल। 8,500 रुपए महीने के, 1 साल के 1 लाख रुपए हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, कॉलेज ग्रेजुएट को। और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतर ट्रेंड वर्कफोर्स मिलने जा रही है। किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? सब एंटी बीजेपी का जो गठबंधन है उनके साथ अभी पॉलिटिकली जुड़ा हूँ। और आप कह रहे थे आप आरएसएस के साथ थे और उनके साथ आपने बीजेपी का प्रचार भी किया 2014 में। 2014 में मैंने बीजेपी का प्रचार किया। ऐसा लग रहा था कुछ तो भी बदलाव आ जाएगा, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी मोदी जी ने किए, बदलाव तो कुछ नहीं आया। 15 लाख मोदी जी बोले थे 15 लाख देने वाले, 2 करोड़ रोजगार देने वाले, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया। मोदी जी ये कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि रोज़गार की बात करना चाहिए प्रधानमंत्री ने, महंगाई कम करना चाहिए। महिलाओं पे अभी अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में मोदी जी कुछ बात नहीं कर रहे। नेशनल और एंटी नेशनल देश, कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही, ये आरएसएस का और बीजेपी का जो एजेंडा है वो बहुत गलत है। यहाँ का जो वर्कर है, यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो किसान है, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वही सच्चे देशभक्त है। और आरएसएस की हिस्ट्री आपने पढ़ी तो आपने छोड़ा क्यों? आरएसएस छोड़ा क्यों? बीजेपी के साथ काम करना छोड़ा क्यों? इसीलिए क्योंकि आपको लगा उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए? वो वायदे भी किए थे, वो भी पूरे नहीं किया, और वो झूठे बात करते हैं और 2 धर्म में और जाति में झगड़े लगाने की बात रखते हैं। इसलिए मुझे लगा कि वो उधर नहीं जाना चाहिए। और 2014 को बीजेपी का प्रचार किया। मेरे सभी आपके चैनल से विनती करता हूँ कि जो कुछ मेरे बहुजन बांधव है वो आरएसएस को छोड़ दो।
हमारा बाबा साहब का संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बीजेपी वही संविधान खत्म करना चाहते हैं। आप क्या करते हैं? मैं मोबाइल का स्क्रीन गार्ड बैठाता हूँ। लोगों को जो मोबाइल की स्क्रीन जाती है तब मैं स्क्रीन गार्ड का ही करता हूँ। लेकिन मैं बीपीएड एमपीएड धारक हूँ, स्पोर्ट टीचर हूँ। शिक्षक लोगों की भर्ती में जो ये किया है, लगान लगा रखा है वो, बहुत दिनों से वो भर्ती नहीं की है। ऐसे मेरे जैसे बहुत शिक्षक बेरोजगार है, इसलिए शिक्षक को अब स्क्रीन गार्ड बैठाने की नौबत आई है। इसलिए दिव्यांग हूँ। 2013 साल में मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं दिव्यांग हूँ। 10 साल में जो दिव्यांग लोग सहते वो मैंने बहुत सहा है, इसलिए आज रास्ते पर उतरा हूँ। राहुल जी की बात सुनकर प्रेरित होके आज उनके पुणे के सभा में आया।